Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBDRA Model School Class 10 Civics Chapter 2 Federalism. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था फीचर ऑफ फेडरलिज्म के क्या फीचर है और टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कितने टाइप के फेडरेशन है। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि फेडरल कंट्री ऐसा क्या है, हमारे कौन सा सिस्टम है जो हमारी कंट्री को फेडरल बनाता है, यानी कौन कौन से फीचर्स हैं, जो क्राइटेरिया है जो हमारी कंट्री के अंदर आता है। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, और ये भी देखेंगे कि किस तरीके का जो प्रोमिनेंट किसका ज़्यादा है, स्टेट, सेंट्रल, लोकल, किसकी ज़्यादा यहाँ पे जो किसकी जो राइट्स हैं उनको ज़्यादा प्रोमिनेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एंड वी हैव अर्लियर सीन हाउ स्मॉल कंट्रीज लाइक अ बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी। अगर आपने देखा था कि बेल्जियम में श्रीलंका में लैंग्वेजेस पे और रिलीजियस बेस पे कितना कॉन्फ्लिक्ट था, कितना डिस्प्यूट हो रहा था आपस में, उनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो रहा था। तो व्हाट अबाउट अ वास्ट कंट्री लाइक अ इंडिया। तो सोचो इंडिया तो इतनी वास्ट कंट्री है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन्स के बेस पे एंड रीजन्स। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं, मैनी स्टेट्स हैं, तो उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल होगा। व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन अवर कंट्री। तो ऐसा क्या तरीका है जिससे कि पावर शेयरिंग डाइल्यूट हो सके, ऊपर से लेके नीचे तक सबको इक्वलिटी में मिल सके पावर, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो। तो ऐसा क्या तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। आप ये तो जानते ही हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था 1946 में बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी टाइम पे जब हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे कितना पेनफुल था और पार्टीशन हुआ था, ब्लडी था, यानी कितने लोग मारे गए थे। दोनों तरफ मिलियंस पीपल थे जो मारे गए थे। और सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। और बहुत सारे जो हमारे लीडर्स थे उनके सामने ये भी चैलेंज था, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके सामने भी ये चैलेंज था कि सेवरल जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी डिमांड कर रहे थे कि हमें अलग अपना भाई अलग बना दो, हमारा जिस तरीके से पाकिस्तान सेपरेट हो गया हम भी अलग रहना चाहते हैं। तो उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको अपनी कंट्री में मिलाना, एक करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इतनी सारी प्रॉब्लम के चलते हुए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन सब ने इन चीज़ों का ध्यान रखा कि किस तरीके से ऐसा ना हो कि हम स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे दें, या कि भाई इतनी पावर उनको मिल जाए। फेडरेशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से पावर डाइल्यूट हो रही है सेंटर से स्टेट्स को होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन में जो मैनेज कर रखा वो ऐसे ना हो कि पता चले उनको इतनी पावर मिल गई है वो सेपरेटली एक बार, जैसे अब एक बार में ही फिर अपने आप को वो डिक्लेयर कर लें कि हम हमारी अब से सेपरेट कंट्री हो गई है और हम अलग हो गए हैं। तो इतना भी नहीं मैनेज करना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ का ध्यान रखा कि फेडरेशन तो बनाना है लेकिन फेडरेशंस को फॉलो भी करना है, लेकिन हमें जो यूनिटरी जो एकात्मक जो सिस्टम है, यानी जो यूनिटरी सिस्टम है उसको भी फॉलो करना है कि भाई किसी न किसी तरीके से हमारी जो स्टेट्स हैं वो बाउंड होके रह सकें सेंटर के साथ। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, द कॉन्स्टिट्यूट डिक्लेयर उन्होंने कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशंस ने ये डिक्लेयर कर रखा है हमारे संविधान के अंदर कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी जो स्टेट्स हैं उन सब से क्या मिलकर बना है, यूनियन। यूनियन एक बोला गया है, यानी सब स्टेट्स जो है ये यूनियन है तो स्टेट है, स्टेट है तो यूनियन नहीं है। दैट मीन्स सेंटर को जो सारी पावर दी हैं तो यूनियन वहाँ जाके क्या करता है, बाइंड करता है अपने आप को। सारे स्टेट्स मिलकर यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाएंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर करा है। ऑल्दो इट डीड वर्ड फेडरेशन, इस संविधान के अंदर फेडरेशन वर्ड को यूज़ नहीं किया गया। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेकिन जो इसके सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इसके अंदर फेडरलिज्म के फॉलो कर रखे हैं। जैसे कि उसके अंदर फीचर्स हमने क्या पढ़े थे कि दो या दो से अधिक सरकार होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ लोकल है, सेंटर, पहले तो सेंटर और स्टेट ही थी, लेकिन 1992 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड हुआ था, चेंज हुआ था,
उसके बाद जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है तो वो भी स्टार्ट हुआ उनके लिए भी, और वो लोकल गवर्नमेंट में आते हैं बनी। और उसके बाद उसके अंदर जो अर्बन लोकल सिस्टम है उसको भी मैनेज किया गया, तो वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो अब तीन यानी टीयर सिस्टम हमारे इंडिया में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तो यानी जब एक से ज़्यादा गवर्नमेंट होती हैं तो वो इस फीचर में आता है, किसमें, फेडरेशन के फीचर में आता है। यानी हमने फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में उस वर्ड को यूज़ नहीं करा कि हमारा जो इंडिया है वो प्रॉपरली एक फेडरेशन को फॉलो करता है, लेकिन हमने कुछ उसके फीचर्स को अडेप्ट करा है। उसके फीचर्स को अडेप्ट करते करते कहीं ना कहीं हमने उसको फॉलो किया है, उसके प्रिंसिपल को फॉलो किया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ ये फेडरेशन है। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्स अबव, जो कि हमने 7 फीचर्स पढ़े थे। वी कैन सी दैट ऑल दिस फीचर्स अप्लाई टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी सारे फीचर्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विशेषाधिकार में सारे फॉलो होते हैं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रोवाइडेड हैं जो भी रूल रेगुलेशंस हैं, जो फीचर्स हैं। एंड द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसे यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। एंड रिप्रेजेंटिंग, अब जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनियन के नाम से करते हैं सेंटर को, कि हम उसको क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया। एंड जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हम यूनियन ऑफ इंडिया करके रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसके पास सारे स्टेट्स मिलकर क्या करते हैं, यूनियन बना रहे हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। एंड द स्टेट्स गवर्नमेंट्स, और जो स्टेट्स हैं ये दोनों के लिए मेंशंस की हुई हैं। लेटर थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। ये तीनों ये जो दो और भी चीज़ें आई हैं ये 1992 के बाद ऐड हुई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एडअप हुई हैं, चेंज हुआ है कुछ, उसके बाद से इनको लोकल गवर्नमेंट के अंदर की बॉडी के अंदर रखा गया। एज इन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स इंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन, और चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो या फिर लोकल गवर्नमेंट हो, तीनों की ज्यूरिडिक्शंस अलग अलग है, सेपरेट है। यानी यूनिफॉर्म ऑफ लॉ बनाने का सबका अपना तरीका है, अपने लिए लॉ बना सकते हैं, अपने लिए वर्क करें तो उनका अलग अलग स्पेसिफाई कर रखा है, क्लैरिफाई कर रखा है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड दस इट कंटेन 3 लिस्ट। इनको ध्यान में रखते हुए कि सेपरेटली पावर होंगी और अपने लॉ बना सकते हैं, उसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई। इन लिस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो मेन सब्जेक्ट्स थे, यानी जो इश्यूज़ हैं हमारे कंट्री के अंदर, उनको मेंशन किया गया कि भाई इस सब्जेक्ट को, इस इशू को कौन हैंडल करेगा अगर ये अफेयर्स या ये मैटर इन कंट्री में खड़े हो जाते हैं। तो यूनियन लिस्ट यानी जो सेंट्रल लिस्ट है इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर नेशनल इम्पॉर्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि जो नेशनल इम्पॉर्टेंट है, पूरे देश की जो सुरक्षा है उसको यूनियन के हाथों में दिया गया, सेंटर के हाथों में। जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री की सुरक्षा, क्योंकि हर कोई स्टेट अगर फॉरेन कंट्री से डील कर लेगा या ट्रीटी कर लेगा तो ये समझ ही नहीं आएगा भी कौन किसके साथ कर रहा है। तो यूनियन यानी सेंटर के हाथ में ये पावर रखी गई, जिससे कि कंट्री की एक यूनियन एकता पता चल सके कि हाँ भाई एक जो काम कर रहा है वही सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से वर्क करते रहें। तो कुछ ऐसे मैटर है जो सेंटर के पास ही रखे गए हैं। डिफेंस रखा गया है, फॉरेन अफेयर्स यानी जैसे कि कोई डील करनी है, ट्रीटी साइन करनी है, तो जो भी बाहर के मैटर होंगे फॉरेन कंट्री से वो सेंटर देखेगा। बैंकिंग देखेगा कि क्योंकि बैंकिंग का सिस्टम हर जगह एक जगह जैसा होना चाहिए। जैसे कि आपने दिल्ली में अकाउंट खुलवा लिया और आप राजस्थान में जाते हो तो पता चले कि अगर आपको कोई सिस्टम करना है तो आपका वहाँ अलग ही रूल चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को मैनेज कर सकें ताकि यूनिफॉर्म लॉ बन सकें, एक जैसे लॉ बन सकें इन मैटर्स पे, कम्युनिकेशंस पे एंड करेंसी पे। तो ये सारे मैटर्स यूनिफॉर्म लॉ बनाने के लिए सेंटर के हाथ में आते हैं। एक जैसे लॉ होने जरूरी हैं पूरे स्टेट्स के लिए, पूरी कंट्री के लिए इन मैटर पे। and they are included in this list because we needed a uniform policy on these matters throughout the country। और ये जो पॉलिसी है यूनिफॉर्म पॉलिसी होंगी सबके लिए, पूरी कंट्री के लिए एक ही होंगी इन सभी मैटर पे। द यूनियन गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। और गवर्नमेंट इन सभी मैटर को से रिलेटेड जो मेंशन कर रखे हैं इनके लिए लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट, अब स्टेट लिस्ट क्या होता है, कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट यानी लोकल इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सच एज, यानी कोई इस ज्योग्राफिकल एरिया जो एक स्टेट को दे रखा है जैसे मध्य प्रदेश है या यूपी है, तो वो अपने एरिया के अंदर लॉ बना सकता है। और किस किस सब्जेक्ट पे बनाएगा, जैसे उसकी पुलिस है, आपने यूपी पुलिस राजस्थान पुलिस सुना होगा, तो वो अपनी पुलिस अपने अंडर लेकर अपने वर्क करा सकते हैं। और ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर यानी वहाँ के स्टेट की जो खेती है या व्यापार उसको किस तरीके से करना है, और इरीगेशंस का क्या सिस्टम होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो सिर्फ एक स्टेट ही उस चीज़ को, क्योंकि स्टेट जो लोकल बॉडीज़ और पीपल के पास में ज़्यादा पास होते हैं सेंटर के अकॉर्डिंग। सेंटर क्या होता है, स्टेट से बहुत दूर हो की तरफ होता है, उनको उनकी जो बेसिक नीड्स होता है उनके बारे में नहीं पता होता है, स्टेट्स को ज़्यादा पता होता है, इसलिए वो उनके मैटर पे ज़्यादा डीपली लॉ बना सकते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, और सिर्फ स्टेट ही बना सकती है, मेंशन कर सकती है, जो कि स्टेट लिस्ट पे ये सब्जेक्ट मेंशन करे गए हैं, इन सब पे जो लॉ बनाएगी वो स्टेट ही बनाएगी। अब थर्ड जो एक लिस्ट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है स्टूडेंट, इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन एंड गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों उसको देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर उसमें मिल के काम किया जाए तो उसके बेटर बेनिफिट उसके रिजल्ट निकल सकते हैं, और कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हर स्टेट के लिए ज़रूरी हैं, तो उसको स्टेट भी और सेंटर भी दोनों देख सकता है। तो ऐसे इश्यूज़ कौन कौन से, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडेप्टेशंस एंड सक्सेशन, यानी उत्तराधिकारी का, और एडेप्टेशन यानी किसी को गोद लेने का, और ट्रेड यूनियंस यानी किस तरीके की जो ट्रेड यूनियन बनती हैं उनको देखना, देख रेख करना, मैनेज करना। तो ये बोथ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मैनेज कर सकती है। लॉ ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन दिस लिस्ट में, जो भी इस लिस्ट में लॉ बना सकती है जो सब्जेक्ट दे रखे हैं। इफ़ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विच ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी अगर बाई चांस भाई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो रूल रेगुलेशन बनाती है वो सेंटर को पसंद नहीं है, या सेंटर बनाती है तो वो स्टेट को पसंद नहीं है, झगड़ा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो क्या होगा। अपने फीचर्स में तो देखा था कि भाई ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट होता है वो इस चीज़ को, मैटर को हैंडल करता है, डिस्प्यूट को, लेकिन यहाँ पे जो है वहाँ पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ मेंशन कर रखा है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इस चीज़ को पहले ही रियलाइज़ करके इस तरीके का मैनेज करा, क्योंकि उनको पता था कि अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें उन्होंने सेंटर को पावर दे दी कि जो भी अगर ऐसे बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो फाइनली डिसीजन लेगा वो सेंटर लेगा। तो कहने की बात तो ये है कि देखने में तो लग रहा है कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है इसमें स्टेट के पास भी पावर है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जो मेनली जो प्रोमिनेंट पावर है वो सेंटर के पास ही है। तो अभी आपने यूनियन लिस्ट देखा है कि भाई क्या है, स्टेट लिस्ट देखा, कॉन्करेंट लिस्ट देखा, ये तीनों आपने देखी, लिस्ट को समझा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो आपने रीड करा, क्योंकि क्वेश्चंस में जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आ जाते हैं कि कौन सी लिस्ट के कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है अगर मैरिज है तो वो कौन से सब्जेक्ट में आता है, उसको कौन उसके लिए लॉ बना सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सी लिस्ट के अंदर कौन से सब्जेक्ट आते हैं और लॉ कौन बनाएगा। एंड व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, अगर ऐसा ये सब्जेक्ट्स का क्या होगा कि जो तीनों ही लिस्ट में नहीं आते उनको कौन देखेगा। और सब्जेक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिसेंटली अभी आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो उस टाइम पे नहीं था जितना कि इस टाइम पे। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को इस चीज़ का आइडिया था कि उस टाइम पे आने वाले टाइम में कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जो कि अभी हमने मेंशन नहीं करें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको कौन हैंडल करेगा। तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविज़न उसमें पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में कर रखा है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर जो मैटर तीनों में नहीं आते हैं, जो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेजिडरी सिस्टम, यानी रेजिडरी सिस्टम सब्जेक्ट का मतलब है स्टूडेंट इसके अंदर वो मैटर आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था उसके बाद के मैटर को हैंडल करने के लिए ये इसको बनाया गया लिस्ट को। और इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट हैं और इसको कौन हैंडल करेगा, इसके अंदर जो हैंडल
करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, वो लॉ बनाएगी और सेंटर ही इनको मैटर को देखेगी। जो यानी संविधान बनने के बाद के जो मैटर आए हैं, जैसे कि अभी आपने IT सेक्टर देखा कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर जो लॉ बनाएगा जो संविधान में मेंशन नहीं है और उसके बनने के बाद के जो मैटर हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। तो आपने देखा रेजिडुअरी सब्जेक्ट यानी 4 हमने लिस्ट देखी हैं। जो फर्स्ट हमने कौन सी देखी, यूनियन हो गई, फिर सेकंड स्टेट हो गई, फिर थर्ड हमने क्या पढ़ा, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा, फिर हमने फोर्थ रेजिडुअरी सब्जेक्ट पढ़ा। तो ये चारों को आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा और समझना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन इसको किस तरीके से लॉ बनाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आपने देखा सेंटर की कितनी इंपॉर्टेंट है और स्टेट्स को एक उनकी पावर को एक लिमिट कर रखा है। ऐसा ना हो कि वो अपनी एक अलग ही कंट्री बनाने की मांग कर लें कि भाई हम सेपरेट हो रहे हैं। तो हर चीज़ की पावर को लिमिट करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने हर चीज़ को ध्यान में रखकर ये सारी चीज़ें बनाई। इसीलिए आज तक भी हम इनको एक्सेप्ट करते आ रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लीडर्स ने बनाया था, क्योंकि वो इंडियंस लीडर्स थे और अपने बैक में जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो सीखा था उसके बेस पे उन्होंने, और यहाँ का जो एक्सपीरियंस था सोशली और इकोनॉमिकली या फिर जो लोग तो यहाँ के हैं उसके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट पढ़ेंगे कि जो आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है कि किस तरीके से जो इस तरीके का जो अभी हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, उसके बाद के क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भी अभी हमें डिस्कस करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड, और क्या है और भी चीज़ें।